सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर के राजन सीरीज का यहाँ पे सोल्यूशन आपको मैं बता रहा हूँ। नया राजन सीरीज है ये 2023 संस्करण का, और इसमें 2 पार्ट में मैंने आपको देखिए 51 नंबर प्रश्न तक करा दिए हैं। यहाँ पे हम लोग 52 नंबर प्रश्न से देखने वाले हैं इस पार्ट में। और इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप देख लीजिए। और साथ ही साथ इसके बाद भी आप देख सकते हैं, चाहे आप पहले ही देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ के साथ आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे और अच्छे से हम सभी प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषय आप पढ़ सकते हैं। सभी विषयों का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप डीएलएड 4th सेमेस्टर की आप पूरी तैयारी कर सकते हैं और कहीं से आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना पढ़ा दिया गया है उतना आप प्लेलिस्ट में जितना दिया गया है उतना पढ़ लीजिए, काफी रहेगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 52 है, किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर समांतर है, चतुर्भुज होगा। अब चतुर्भुज देखिए किस प्रकार से बना है। इस चतुर्भुज में बताया जा रहा है कि एक युग्म जो है वह केवल समांतर है, एक युग्म, और बाकी दूसरा युग्म जो है वह समांतर नहीं है। तो ऐसे चतुर्भुज को, ये एबीसीडी जो चतुर्भुज बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं समलंब चतुर्भुज। केवल एक युग्म अगर समांतर है, बाकी दूसरा युग्म समांतर नहीं है, तो समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 53 है, वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं असमान, समान, तिरछी, केवल 2 समान। तो वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 54 है, 21 सही 51 बटे 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अब सबसे पहले इसको भिन्न के रूप में प्रॉपर लिख लेते हैं। तो देखिए 169 का गुणा हो जाएगा 21 में और धन 51 और पूरे के बटे हो जाएगा 169। अब गुणा करेंगे, जब 21 का गुणा 169 में करेंगे तो आ जाएगा 3549, और ये 3549 और धन 51 हो जाएगा और बटे में 169, और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3600 बटे 169, यानी कि 3600 बटे 169 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप करनी लगा दीजिए। अब देखिए ऊपर करनी सॉल्व करेंगे, 36 को 60 का स्क्वायर लिख सकते हैं और नीचे 13 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 60 बटे 13, और इसे लिख सकते हैं 4 सही 13 चौक 52 और 8 बच जाएगा 4 सही 8 बटे 13, 4 सही 8 बटे 13 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 55 है, करनी में 64 माइनस करनी में 36। 64 का वर्गमूल हो जाता है 8 और 36 का वर्गमूल आ जाता है 6। तो 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2। ऑप्शन बी यहाँ पे 2 यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56 है, बेलन के आयतन का सूत्र। तो देखिए बेलन में क्या होता है, नीचे ऊपर आधार होता है और आधार का जो क्षेत्रफल होता है उसमें ऊंचाई का गुणा कर देते हैं, आ जाता है इसका आयतन। तो पाई आर स्क्वायर का गुणा करते हैं एच में, तो बेलन का आयतन क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ऑप्शन डी जो दिया गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है। अब वक्र पृष्ठ केवल ये जो घुमावदार क्षेत्र है इसका अगर आपको निकालना है वक्र पृष्ठ, तो इसका जो परिधि होता है, इसके परिधि में आप गुणा कर दीजिए ऊंचाई। परिधि होती है 2 पाई आर इंटू एच, ये हो जाता है इसका वक्र पृष्ठ का सूत्र, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है 2 पाई आर इंटू एच। इसके बाद देखिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है। अब वक्र पृष्ठ पूछता है तो केवल ये घुमावदार जो क्षेत्र होता है इसका आपको बताना है, लेकिन अगर आपसे संपूर्ण पूछ रहा है तो ये ऊपर का जो आपका वृत्त है और नीचे का जो वृत्त है, इसका दोनों का एरिया जुड़ जाता है। एक वृत्त का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और नीचे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आप ये जो एरिया है, ये जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है,
ये वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, ये ऊपर वाले वृत्त का पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर ये तो वृत्त का हो गया, प्लस ये जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इतना आपका संपूर्ण हो जाएगा। संपूर्ण कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं, ये ब्रैकेट ऐसे लगेगा 2 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। या फिर यहीं से अगर 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो r प्लस एच ब्रैकेट में बच जाता है, तो इस तरीके से लिखा होगा 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच ये लिखा होगा, या सीधे सीधे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये सही होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट था, वह ध्यान रखिएगा, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर इन्होंने दिखा दिया था, लेकिन ये होगा r का स्क्वायर। अब इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है 59 नंबर, यदि बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तो आयतन होगा। अब बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अभी आपने देखा बेलन के जो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही सूत्र हमको लगाना है। पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या दी गया है 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2, और यहाँ पे क्या दिया है? ऊंचाई 7 दिया है, तो गुणे 7। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा और 22 का गुणा 2 में होगा 44, 44 का 2 में तो 88, तो ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ या घन सेंटीमीटर, यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पे घन सेंटीमीटर नहीं लिखा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट इन्होंने देखिए जान के ही किया है। यहाँ पे ऑप्शन सही कौन सा होगा? ऑप्शन ए को आप देखेंगे, घन सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे मिसप्रिंट की गलती नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने ऐसा रखा ही है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम सही ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन ए 88 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 60 है, पाई का मान है, तो पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 61 है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बताइए यदि ऊंचाई h और त्रिज्या r हो। तो यहाँ पे देखिए आप शंकु पहले किस प्रकार की आकृति होती है, जैसे आपकी जोकर की टोपी होती है, या आइसक्रीम का जो आपका कोन वाली आइसक्रीम होती है, उस तरीके की आकृति होती है ये। और इसमें ये देखिए ये होता है लंबवत ऊंचाई h, और ये आधार में वृत्त होता है और इसकी त्रिज्या होती है r, और ये तिरछी ऊंचाई इसे बोला जाता है, ए बी को तिरछी ऊंचाई बोला जाता है, क्योंकि एक ये तो लंबवत ऊंचाई है h, AO जो है वह लंबवत ऊंचाई है, तो AB जो है L आपका तिरछी ऊंचाई इसको बोला जाता है, या तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है। अब L की जो वैल्यू होती है, अगर हम लोग देखें त्रिभुज AOB में, तो ये कोण जो है वह 90 अंश का है, तो यह एक समकोण है, त्रिभुज AOB समकोण है, और 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, और कर्ण का जो वर्ग होता है, यानी कि यहीं से आप लिख सकते हो, इसमें कर्ण क्या है? ये AB भुजा है, और AB भुजा की लंबाई कितनी है? L है, तो L का स्क्वायर बराबर हो जाएगा h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, यहीं से L बराबर लिखा जा सकता है √h² प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में कौन सा सही हो जाएगा? L का जो मान हो जाएगा √r² प्लस h² पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 62 है, शंकु का आयतन बताइए यदि ऊंचाई h और त्रिज्या r हो। अब इसी शंकु का आयतन कितना होता है? जितना आपका बेलन का आयतन होता है उसका 1/3। बेलन का आयतन आपने देखा था पाई आर स्क्वायर h होता है, और इसी में 1/3 का गुणा कर दीजिए तो ये आपका शंकु का आयतन हो जाता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 63 है, एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं? एक पासा जो आपकी लूडो की गिट्टिक होती है, उसमें देखिए 1 बिंदी, 2 बिंदी, 3 बिंदी, 4 बिंदी, 5 बिंदी, 6 बिंदी, ये 6 परिणाम होते हैं। तो वही पूछ रहा है कि एक
पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं, कितनी चीजें आ सकती हैं एक पासा फेंकने पे? तो 6 परिणाम, 6 रिजल्ट्स प्राप्त हो सकते हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 64 है, एक पासे को ऊपर उछालने में 5 से बड़ा आने की संभावना है। अब देखिए यहाँ पे आपसे संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रायिकता पूछ रहा है। तो इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे? एक पासे को ऊपर उछालने पे 5 से बड़ा, देखिए प्रायिकता में हम लोग कैसे निकालते हैं? प्रायिकता हम लोग निकालते हैं, देखिए प्रायिकता निकालते हैं अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो देखिए एक पासे को ऊपर उछालने पे आप सबसे पहले सोचिए कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो वही पिछले प्रश्न में जो हमारा परिणाम था, तो एक पासे को फेंकने पे कुल 6 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जो प्रतिदर्श समष्टि होगी एक पासे को फेंकने पे वह 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही संख्याएं आ सकती हैं, यही 6 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अब आपसे प्रश्न में जो कह रहा है वो सोचिए, एक पासे को ऊपर उछालने में 5 से बड़ा आने की संभावना। अब आप सोचिए 5 से बड़ा अंक आना चाहिए, 5 से बड़ा नंबर आना चाहिए। तो एक पासे को फेंकने पे 5 से बड़े कितने नंबर मिल सकते हैं? 5 से बड़ा केवल एक नंबर है 6, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है कि 6 आने की प्रायिकता। अब यहां से आप समझिए अनुकूल घटनाएं क्या होती हैं। किसी भी घटना की हम प्रायिकता निकालना है तो उस घटना के घटित होने की जो संख्या होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुकूल घटनाएं। तो अब 5 से बड़ी संख्या आने की घटना कितनी बार घटित हो सकती है? एक बार घटित हो सकती है। और कुल कितनी घटनाएं हैं? कुल घटनाएं 6 घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो यहां से प्रोबेबिलिटी P बराबर हो जाएगा अनुकूल घटना 1 बटे कुल घटना 6, यानी प्रोबेबिलिटी 1 बटे 6 आ जाएगी। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65, एक पासे को उछालने पर विषम अंक आने की संभावनाएं। अब पासा आपने फेंका, यहां भी वही पासे का है, पासे को उछाला गया। अब विषम अंक आने की संभावना आपसे पूछ रहा है। तो देखिए पासा हम फेंक रहे हैं तो प्रतिदर्श समष्टि तो हर बार यही होगा, प्रतिदर्श समष्टि जो होगी वह यही होगी, 6 अंक यही आ सकते हैं, इससे अलग तो कुछ आएगा नहीं। अब आपसे पूछ रहा है कि विषम अंक आने की प्रायिकता क्या है। अब आपको पता है कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। अब पासा फेंकने पे क्या विषम संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं, क्या विषम अंक प्राप्त हो सकते हैं, यह आपको देखना है। अब पासा फेंकने पे देखिए 1 प्राप्त हो सकता है, 1 क्या है? विषम अंक है। 2 सम अंक है, 3 विषम अंक है, 5 विषम अंक है और 4 और 6 जो है वह सम अंक है। तो इस तरीके से विषम अंक जो प्राप्त हो सकते हैं एक पासे को फेंकने पे वह 1, 3 और 5 प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये अब ये क्या है? ये अनुकूल घटनाएं हैं हमारे अनुकूल, मतलब कि हमको चाहिए विषम संख्या, तो चाहे 1 आए, चाहे 3 आए, चाहे 5 आए, ये विषम संख्याएं हैं। तो 3 घटनाएं जो हो गई हमारे अनुकूल हो गई और कुल जो घटनाएं घटित हो सकती हैं वह 6 घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या लिख सकते हैं? अनुकूल घटनाएं, यानी कि 3 ये घटनाएं हैं, 1, 3 और 5 विषम संख्या आने की घटना 3 बार घटित हो सकती है और बटे कुल जो घटनाएं हैं वह 6। तो ये 3 से ऊपर नीचे काट देंगे तो बचेगा ऊपर 1 नीचे 2, तो 1/2 ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2। देखिए ऑप्शन ए में ही दिया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 66 है, 2, 3, 7, 9, 5 में बहुलक है। अब बहुलक आपसे इसमें पूछ रहा है, तो बहुलक क्या होता है? बहुलक जो सबसे अधिक बार आया हो किसी आंकड़े में उसे हम बहुलक कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप 2 भी एक बार आया है, 3 भी एक बार आया है, 7 भी एक बार आया है, 9 भी एक बार आया है और 5 भी एक बार आया है। सभी एक ही बार आ रहे हैं। तो किसी को
आप बहुलक यहाँ पे नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब 2 को आप बहुलक कह दोगे तो बाकी संख्याएं भी तो एक एक बार आई हैं, तो उनको क्यों आप बहुलक नहीं कह रहे हैं। तो इसी तरीके से किसी एक को आप बहुलक नहीं कह पाएंगे, या तो आप सारे को बहुलक कह दीजिए या तो किसी को ना कहिए, ठीक है। तो किसी 1, 2, 3 किसी या 5 किसी को आप बहुलक नहीं कहेंगे। ऑप्शन डी जो हो जाएगा कोई नहीं, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 67 है, किसी सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की संभावना। अब किसी सिक्के को उछाला जा रहा है, मतलब कि एक कोई सिक्का है, इसको उछाला जा रहा है। तो एक सिक्के को उछालने पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ठीक। तो 2 घटनाएं घटित हो सकती हैं। जो प्रतिदर्श समष्टि है उसमें केवल 2 घटनाएं हेड और टेल घटित हो सकती हैं। अब हमसे पूछ रहा है शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए शीर्ष जो आने की घटना है वह 1 है, और जो कुल घटनाएं घटित हो सकती हैं वह 2 हैं। तो इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वह 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुकूल घटना है 1 और कुल घटनाएं हैं 2। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता। अब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है तो शीर्ष आने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है, मतलब दोनों पे शीर्ष आने की प्रायिकता यहाँ पे पूछा जा रहा है। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता। अब यहाँ पे बताया नहीं है कि 1 पे शीर्ष आने का या 2 पे शीर्ष आने का, तो मतलब यही निकल रहा है कि शीर्ष सभी पे आए, जितने को उछाला गया उन सभी पे, तो दोनों पे शीर्ष आने की प्रायिकता। अब आप यहाँ पे समझिए, अगर आपने 2 सिक्कों को उछाला है, 2 सिक्कों को अगर आप उछाल रहे हैं तो क्या चीजें घटित हो सकती हैं, उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या क्या घटना घटित हो सकती है, यह आप सोचिए। मान लीजिए पहले सिक्के पे हेड आ गया तो दूसरे पे टेल भी आ सकता है, ये हो सकता है। या पहले पे टेल आ गया तो दूसरे पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है, या दोनों पे हेड आ सकता है। ये कुल 4 घटनाएं जो हैं वह घटित हो सकती हैं 2 सिक्कों को उछालने पे। इस 4 घटनाओं के अतिरिक्त कोई अलग घटना नहीं घटित हो सकती। आप खुद सिक्के उछाल के देखिएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है प्रश्न संख्या 68 में, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता, मतलब दोनों पे हेड आने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल घटनाएं। अनुकूल घटना कितनी है, 1 है, और कुल घटनाएं कितनी हैं, 4 घटित हो सकती हैं। तो 1/4 ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा 1/4, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 3 सिक्के को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की संभावना। अब यहाँ पे देखिए सिक्कों की संख्या बढ़ गई है, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर शीर्ष आने की संभावना। अब आप देखिए अगर 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो क्या क्या घटित हो सकता है, उसका प्रतिदर्श समष्टि हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए कि पहले सिक्के पे हेड आ रहा है तो बाकी दोनों सिक्कों पे क्या आ सकता है, दोनों पे टेल आ सकता है। अब पहले पे हेड आ रहा है तो दूसरे पे भी हेड आ सकता है, और तीसरे पे मान लेते हैं टेल आ गया। अब इसी तरीके से पहले पे हेड आ रहा है तो दूसरे पे टेल आ सकता है, और तीसरे पे हेड आ सकता है, ये हो सकता है। अब पहले पे अगर हेड आ रहा है तो दूसरे पे हेड आ रहा है तो तीसरे पे भी हेड आ सकता है, ये हो सकता है। अब इसी तरीके से आप देखिए, मान लेते हैं पहले पे टेल आ रहा है तो दूसरे पे हेड आ सकता है, और तीसरे पे भी हेड आ सकता है। अब पहले पे टेल आ रहा है तो दूसरे पे भी टेल आ सकता है, और तीसरे पे हेड आ सकता है, ये हो सकता है। और पहले पे टेल आ रहा है तो दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल आ सकता है, ये भी हो सकता है। और पहले पे टेल तो दूसरे पे टेल और तीसरे पे भी टेल आ सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे 8 घटनाएं मिलेंगी। ठीक है, 2 के घाते n से भी नंबर ऑफ घटनाएं निकाला जा सकता है। अब 3 सिक्के हैं
तो कितना आ जाएगा 8 घटनाएं। ये 8 घटनाएं घटित हो सकती हैं। इसके अलावा आप सोच के देखिएगा, सिक्के उछाल करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता है। इतनी ही घटनाएं घटित हो सकती हैं और ये ज्यादा भी आपको लग सकती हैं। देखिए कुल 3 ही सिक्के हुए, 2 सिक्के थे तो 4 घटनाएं घटित हो रही थी और 3 सिक्के हो गए तो कुल 8 घटनाएं घटित होने लगी। ठीक है, और यहीं पे अगर अभी 4 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो 16 घटनाएं घटित होने लगेंगी। अब यहाँ पे आप देखिए कुल जो है वह 8 घटनाएं हैं। अब आपसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पे शीर्ष आने की संभावना। शीर्ष आने की मतलब कि तीनों सिक्कों पे शीर्ष आने की। ठीक है, किसी एक पे अगर बोला होता तो अलग हम लोग अनुकूल घटनाएं देखते हैं, लेकिन शीर्ष बोल दिया है मतलब सभी पे शीर्ष आना, और सभी पे शीर्ष आने की जो घटना है वह एक बार घटित हो रही है और कुल जो घटनाएं हैं वह 8 हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वह 1/8 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी सिक्कों पे शीर्ष आने की जो संभावना है वह 1/8 होगी। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 70 है। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर पुच्छ आने की संभावना। पुच्छ मतलब कि टेल, और यहाँ पे भी स्पेसिफिक इन्होंने बताया नहीं है कि एक बार टेल आना या 2 बार या 3 बार, तो लिखा नहीं है तो हम 3 बार मान के चल रहे हैं। 3 बार पुच्छ आने की संभावना मतलब तीनों पे पुच्छ आने की संभावना, हम यह मान के चल रहे हैं कि यह पूछ रहा है कि तीनों सिक्कों पे पुच्छ आने की क्या संभावना है। अगर 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जा रहा है तो तीनों सिक्कों पे टेल आ जाए, इसकी क्या संभावना है। तो आप देखिए तीनों सिक्कों पे टेल कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। ठीक है, 8 चीजें हो सकती हैं 3 सिक्कों को उछालने पे, और इसमें से एक जो है वह तीनों पे टेल आना, पुच्छ आना है। और प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे अनुकूल घटनाएं। अनुकूल घटना कितनी है, 1 है, मतलब एक बार ही ऐसा है कि तीनों पे पुच्छ आ जाए, और कुल घटनाएं कितनी 8, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/8। ऑप्शन ए जो है 1/8 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वह समाप्त होते हैं, और यह सब कुछ सभी एक्सपेरिमेंट मैंने और अच्छे से ढंग से क्लासेस में समझाया है। प्रोबेबिलिटी अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन थोड़ा भी लग रहा है तो आप क्लास को देखिए, ये सारी चीजें क्लास में पढ़ाया है मैंने बहुत अच्छे से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मैथ के सामने वाला लिंक आप क्लिक करोगे तो क्लासेस पहले लगी हुई है, वह प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें सबसे पहले मैंने चैप्टर वाइज सभी क्लासेस को पढ़ाया है। उसके बाद मैंने आपको यह राजन पवन सीरीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व करा दिए हैं। तो सभी चीजें आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी क्लासेस, और जो नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है, और बिना प्रचार के सभी वीडियोस को देख पाना, ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं हमारे ऐप के माध्यम से। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या सीधे प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च करिए टारगेट यूपी टेट सीटेट, आपको चैनल के नाम से ही हमारा ऐप मिल जाएगा, और उसको डाउनलोड करेंगे तो वहां पे 4th सेमेस्टर का कोर्स आपको मिल जाएगा। उस कोर्स में आप इनरोल हो जाओगे तो आपको 4th सेमेस्टर का जितना भी पढ़ना है सभी चीजें आप पढ़ पाओगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर पाओगे। कहीं से और कुछ आपको फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सभी क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, राजन पवन सीरीज का पीडीएफ, उसका सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मास्टर क्लास, आपके डाउट्स का सॉल्यूशन, ये सारी चीजें आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट पे मिलेंगी। तो ऐप को डाउनलोड करिए, 4th सेमेस्टर कोर्स में एनरोल होइए। यहाँ पे आपके बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं। अब आगे की क्लासेस में हम आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, कम से कम सभी ग्रुपों में, सभी जो आपके मित्र हैं वहां पे शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, आपकी तैयारी बेहतर होती रहेगी, और आप चैनल से जुड़े रहेंगे, सभी अपडेट से जुड़े रहेंगे। और इसी तरीके से कहीं कोई अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए
नीचे कमेंट बॉक्स में यह क्लास आपको कैसी लगी, कहीं कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन नंबर कमेंट करके बताइए, आगे उसको हम डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।